नाजरीन आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान शाहनवाज हाशमी और मेरे साथ मौजूद हैं मैं यानी सुप्रिया, हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम मंजर पस मंजर। और अपने इस प्रोग्राम मंजर पस मंजर के जरिए हम आपको रूबरू कराएंगे दिल्ली और उसके अतराफ़ में होने वाली अदबी, तहज़ीबी, सक़ाफ़ती और समाजी व सियासी सरगर्मियों से। जिन सरगर्मियों के मुतालिक आप जानना चाहते हैं और फिर दोबारा उन लम्हात में खोना चाहते हैं। डीडी उर्दू की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो अपने नाजरीन के ज़ौक़ के तस्कीन का सामान मुहैया कराए। जी हाँ नाजरीन, और इस कड़ी में हम आपको दिखलाएंगे करतारपुर साहिब की एक रिपोर्ट, हुकूमत हिंद ने मदरसों को दिया एक तोहफा, उसकी एक रिपोर्ट, और आपको ले चलेंगे दानिश्वरों की महफिल में, और आखिर में उर्दू के अदीबों को पेश करेंगे खिराजे अकीदत। तो आइए सुप्रिया, हम अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं और आपके साथ साथ अपने नाजरीन को भी लिए चलते हैं। जी हाँ नाजरीन, करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के ख्वाब को हुकूमत हिंद ने गुज़श्ता दिनों शर्मिंदा ताबीर किया। पेश है एक रिपोर्ट। करतारपुर गलियारे पर हिंदो पाक के दरमियान गुज़श्ता दिनों एक अहम मीटिंग मुनक़्क़िद की गई। 8 रुकनी हिंदुस्तानी सफ़ीरों के वफ़द की क़यादत वज़ारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी SCL दास ने की थी। उनके हमरा वज़ारत ख़ारजा, दिफा, पंजाब हुकूमत और कौमी सड़क तामीरात के आला अफसरान भी शामिल थे। मीटिंग में ज़ायरीन की सहूलत फराहम किए जाने पर बातचीत हुई। मीटिंग 3 नशिस्तों में मुनक़्क़िद की गई। तकनीकी नशिस्त में 0 पॉइंट पर राब्ता और यात्रा करने वाले ज़ायरीन की तादाद जैसे अहम नुकात पर गुफ्तगू की गई। हिंदुस्तान की जानिब से हिफाजती मसले पर भी तशवीश का इजहार किया गया। करतारपुर कॉरिडोर का ख्वाब जल्द ही पूरा होने वाला है। कॉरिडोर की तकमील के लिए हिंदो पाक दोनों अक़वाम ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अफसरान ने करतारपुर कॉरिडोर और उनसे मुंसलिक तकनीकी मसाइलों को हतमी शक्ल देने के लिए मुलाकात की। इस मुलाकात की क़यादत वज़ारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी SCL ने की। इसके अलावा दीगर कई मेंबरान ने भी इस मीटिंग में शिरकत की थी। मीटिंग में दोनों जानिब से आपसी गुफ्तशुनीद और मुश्तरका तौर पर काम करने पर रजामंदी जाहिर की गई। We have shared our concerns regarding individuals or organizations which are based in Pakistan who may try to disrupt the pilgrimage and misuse the opportunity to play with the sentiments of the pilgrims. दूसरे मरहले की बातचीत के दौरान हिंदुस्तान की जानिब से ज़ायरीन के मुतालबात को देखते हुए पाकिस्तान से गुजारिश की गई कि कॉरिडोर के ज़रिए रोज़ाना 5000 ज़ायरीन को वहाँ यानी करतारपुर गुरुद्वारा की ज़ियारत की इजाज़त दी जाए। हुकूमत हिंद ने यह भी गुजारिश की कि ख़ास मौक़ों पर 10,000 इजाफ़ी ज़ायरीन को वहाँ जाने की इजाज़त दी जाए। इसके अलावा हुकूमत हिंद ने मुतालबा किया है कि ये इख्तियार सिर्फ हिंदुस्तानी शहरियों को ही नहीं बल्कि OCI कार्ड रखने वाले हिंदुस्तान नज़ाद PIO के लोगों को भी दी जानी चाहिए। हुकूमत हिंद की जानिब से ये भी कहा गया कि ये आमदोरफ्त वीज़ा फ्री होनी चाहिए और पाकिस्तान को किसी भी महसूल और परमिट सिस्टम पर नज़रसानी करना चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि ज़ायरीन के लिए लंगर और प्रसाद की तैयारी और तक़सीम कारी का नज़्म भी किया जाना चाहिए। करतारपुर कॉरिडोर पर हिंदुस्तान का एजेंडा एक नज़र। 5000 ज़ायरीन को रोज़ाना गुरुद्वारा करतारपुर जाने की इजाज़त। ख़ास मौक़ों पर 10,000 इजाफ़ी ज़ायरीन को जाने की इजाज़त। OCI कार्ड होल्डर्स हिंद नज़ाद लोगों PIO को भी तीर्थ यात्रा की इजाज़त। वीज़ा फ्री आमदोरफ्त। पाकिस्तान किसी भी महसूल और परमिट सिस्टम पर नज़रसानी करे। लंगर और प्रसाद की तैयारी और तक़सीम कारी का इंतज़ाम। गुरुद्वारा करतारपुर साहब से साल भर बिला रुकावट सहल और सभी मौसमों में तीर्थ यात्रा को यकीनी करने के लिए पाकिस्तान रजामंद हुआ, जिसके लिए जल्द से जल्द एक पुल की तामीर के लिए भी रजामंदी दी गई। पाकिस्तान हिंदुस्तानी वफद के जरिए उठाए गए गुरुद्वारा की अराजी पर कब्जा के मसले को देखने के लिए रजामंद हुआ।
हिंदुस्तान ने फिक्रमंदी जाहिर की है कि पाकिस्तान में कुछ तंजीमें और लोग तीर्थ यात्रा को डिस्टर्ब कर सकते हैं या फिर उस यात्रा का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। करतारपुर कॉरिडोर के 0 पॉइंट को गुरदासपुर अमृतसर हाईवे से जोड़ने वाले 4.19 किलोमीटर लंबे 4 लेन शाहराह पर तामीराती काम 30 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा, जबकि डेरा बाबा नानक में पैसेंजर टर्मिनल अहाता 31 अक्टूबर को पूरा होगा। 15 एकड़ अराजी पर 500 करोड़ रुपए के बजट के साथ पैसेंजर टर्मिनल कॉम्प्लेक्स में यौमिया तकरीबन 5000 ज़ायरीन के रास्ते को आसान बनाने के लिए सभी अवामी सहूलतें फराहम की जाएंगी। करतारपुर कॉरिडोर एक नज़र। 30 सितंबर तक 4.19 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे की तैयारी। 31 अक्टूबर तक डेरा बाबा नानक में पैसेंजर टर्मिनल कॉम्प्लेक्स की तकमील। 500 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा पैसेंजर टर्मिनल। हुकूमत गुरु नानक साहब का 550वां यौम पैदाइश के मौके पर करतारपुर कॉरिडोर के तवस्सुत से तीर्थ यात्रा शुरू करने के लिए पुरअज़्म है। हुकूमत ने जदीद तरीन बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज़रूरी इक़दामात किए हैं। इसके अलावा फ़रीक़ैन ने इस बात पर रज़ामंदी ज़ाहिर की है कि करतारपुर कॉरिडोर के लिए लगातार राब्ते को यकीनी बनाने के लिए तकनीकी टीम फिर से मिलेंगी, ताकि तीर्थ यात्रा की शुरुआत नवंबर 2019 में वक्त पर जारी हो सके। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह सिख अक़ीदतमंदों के हक़ में फ़ैसले लिए गए हैं। इस फ़ैसले से दोनों मुल्कों में तनाज़ात के बावजूद उनकी इबादतों में, उनके अक़ीदे में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब बआसानी बिला किसी दुश्वारी के वो अपने अक़ीदतमंदी का सबूत पेश कर सकते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने शाहनवाज। हमारी मरकज़ी हुकूमत हर तबके का ख्याल रखती है, ख़ास कर कि अक़लियती तबका। आप बात करें सिख बिरादरी की, तो उसके हक़ में भी कितने अहम कदम उठाए हैं हमारी हुकूमत ने, और ऐसे ही मुस्लिम बिरादरी के लिए भी कुछ अहम कदम उठाए हैं हमारी हुकूमत ने। जी हाँ, सही फरमाया आपने। और वहीं ख़ास कर हमारे वज़ीर आज़म ने मदरसे को क्या क्या तवाइफ पेश किए हैं, कौन कौन से तोहफ़े पेश किए हैं, आइए पेश है उसकी एक रिपोर्ट। आम तौर पर मुल्क में 2 तरह के मदारिस हैं। पहले ज़ुमरे में वो आते हैं जो आला तालीम देते हैं, जैसे देवबंद, नदवा। इनका बुनियादी मकसद ही मजहबी तालीम देना है। ये मदरसे सरकारी इमदाद कबूल नहीं करते हैं। दूसरे ज़ुमरे में मदरसे या मकतब आते हैं जो शुरुआत से 8वीं या 10वीं दर्जे तक की तालीम देते हैं। ये मदरसे सरकारी इमदाद या ग्रांट लेते हैं और मॉडर्न सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं। भारत में मदरसों की शुरुआत मध्यकाल से होती है। दिल्ली में सबसे पहले मदरसे की शुरुआत तकरीबन 1206 में हुई थी। शासन में लोग काम करने लायक उस वक्त मदरसों से निकलकर प्रशिक्षित होकर मदरसों से लोग जाते थे, लेकिन धीरे धीरे आज़ादी के बाद ख़ास करके अगर हम कहें तो मदरसे जो है पूरी तरह से मजहबी तालीम की तरफ चले गए। 1857 के विद्रोह के बाद जो है मदरसों को जो सरकारी फंडिंग होती थी वो बंद की गई और मदरसों में दीनी तालीम पूरी तरह से फिर धीरे धीरे शुरू हो गया। फिर से सरकार की कोशिश है कि मदरसों को मॉडर्न एजुकेशन, ख़ास करके मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ा जाए। मोदी हुकूमत के ज़रिए मदरसे की तजदीदकारी को एजेंडे में शामिल किया गया है और उसके लिए माली साल 2014-15 में 100 करोड़ रुपए भी अलॉट किए गए थे। अक़लियत खासकर मुसलमानों की बड़ी तादाद मदरसों में तालीम हासिल करती है। मदरसों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन के साथ जोड़ना, उसके लिए जो उनके टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी, ताकि वो मेन स्ट्रीम शिक्षा जो मुख्य धारा की शिक्षा है, साइंस है, मैथ है, हिंदी है, अंग्रेज़ी है, कंप्यूटर है या और तमाम शिक्षा को वो जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दे सकें। मदरसा व मकतब जैसे रिवायती इदारे मयारी तालीम फराहम करने के लिए स्कीम 2 प्रोवाइडर को क्वालिटी एजुकेशन, स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी के तवस्सुत से हुकूमत फंड मुहैया करा रही है ताकि मदरसों में साइंस, रियाजी, समाजी तालीम, हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर वगैरह की तालीम दी जाए। शुरुआत से भारत में मदरसों के निसाब में जुग्राफिया, इल्म नुजूम, तिब्बियात, फ़लसफ़ा वगैरह मज़ामीन शामिल किए गए थे। मुग़लिया दौर में हिंदुस्तान में सिविल सर्विस के लिए लोग मदरसे से ही निकलते थे। यहीं से गैजेटेड इंतज़ामिया के दो सबसे बड़े ओहदों मुफ्ती और काजी के ओहदे के लिए अहल माने जाते थे। वो बच्चे जो मदरसों से निकल के आ रहे हैं, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आलिमियत के बाद उनको बीए में दाखिला मिल जाता है और वो दाखिला मिलने के बाद बेहतर कारकर्दगी दिखा रहे हैं। मदरसे वाले जो हैं वो महज मदरसे की तालीम पर इक्तफा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो भी ज़िंदगी की दौड़ में दूसरों के शाना बशाना शामिल होना चाहते हैं। जो कमी महसूस आज हो रही है मदरसों के अंदर, जिस पर अभी मौजूदा सरकार ने जो है एक बड़ा डिसीजन लिया, एक बड़ा फैसला लिया, बड़ी अच्छी बात है। आज़ादी के बाद मदरसों से निकलने वाले ग्रेजुएट्स की समाजी हालत कमज़ोर हो गई और नौकरी के मौक़े भी कम हो गए। मदरसा अपने तलबा को इस तरह की तालीम नहीं दे पाते हैं जो कि मौजूदा इंतज़ामिया और बाज़ार की ज़रूरतों से मेल खा सके, जिसके नतीजे में उनके पास मदरसों में असातिज़ा या मस्जिदों में इमाम का ऑप्शन ही होता है। मदरसों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़े जाने का मुस्लिम समाज ने इस्तकबाल किया है। मोहताजी की ज़िंदगी नहीं है कि हमारे बच्चे इंग्लिश नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते। मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे इंग्लिश भी खूब पढ़े, हिंदी भी पढ़े और कुरान शरीफ पर खूब तवज्जो दें। जिस तरीके से कुरान और हदीस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसी तरीके से हमारे लिए दुनियावी लैंग्वेज, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जो लैंग्वेजेस हैं वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका मानना है कि हुकूमत की ये पहल तालीम देने में मील का पत्थर साबित होगा। मौजूदा दौर में मदरसे से निकलने वाले तलबा पीछे छूटते दिखाई देते हैं और उनमें कम माएगी और समाज के मेन स्ट्रीम से दूरी दिखाई देती है। मदरसे के तलबा और उनके सरपरस्तों का मानना है कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन से तलबा का हौसला बढ़ेगा। कि बच्चे हिंदी इंग्लिश वगैरह पढ़ने के लिए बहुत ही उतावले होते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं। ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश वगैरह सीख लें, ये भी चाहते हैं कि हम हायर एजुकेशन प्राप्त करें। मदरसों में पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे मुस्लिम समाज के सबसे गरीब तबके और पसमानदा समाज से ही होते हैं। मॉडर्न एजुकेशन के लिए उनके पास वसाइल की कमी होती है। जिंदगी के हर मैदान में और समाज के हर शोबे में मदरसों से निकले हुए बच्चों को मौके मिले। हुकूमत लगातार कोशिश कर रही है हर एक की जिंदगी में तरक्की की रोशनी, यही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। पहले ज़िंदगी के हर मैदान में और समाज के हर क्षेत्र में मदरसे के लोग नज़र आते थे। मदरसे से पास आउट हुए तलबा ज़िंदगी के हर मैदान में दिखाई देते थे। सरकार की फिर से यही कोशिश है कि मदरसों को मॉडर्न एजुकेशन, मदरसों को मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जोड़ा जाए, ख़ास करके माइनॉरिटीज़ के बच्चों को जो ज़रूरत है मेन स्ट्रीम में आने की, ताकि भारत की भी तरक्की हो और माइनॉरिटीज़ के बच्चों को भी एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एम्पावरमेंट मिल सके। वाह शाहनवाज, बहुत ही कारआमद बातें बताई आपने। और हमने ये भी देखा कि हुकूमत की इस पहल को मदरसे से मुंसलिक असातिज़ा और तालिब इल्म ने भी इस्तकबाल किया। जी हाँ, सही फरमाया आपने। मुझे भी एक शेर याद आ रहा है। हालांकि शेर के कई माने अखज़ किए जाते हैं, मगर मेरी मुराद यहाँ पे हुक्मरां और अवाम से है। और शेर कुछ इस तरह से है कि तुझसे लफ्ज़ों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तुझसे लफ्ज़ों का नहीं रूह का रिश्ता है मेरा, तो मेरी सांस में तहलील है खुशबू की तरह। क्या खूब कहा है। बिल्कुल, हुक्मरां और आवाम का रिश्ता होता ही कुछ ऐसा है। हम आपको लेके चलते हैं नाजरीन के साथ माहिर कानून और फाजिल जज साहिब के पास। आज जो पीएचडी
सेमिनार हुआ है इनका, इसमें इन्होंने रखा कि हम कैसे उसका अच्छी तरह प्रोटेक्ट कर पाएंगे, जैसे कोलैबोरेटिव एनफोर्समेंट। इन्होंने पुलिस वालों को बुलाया है, पेटेंट वालों को बुलाया है, इंटेलेक्चुअल अपीलेट प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल का चेयरमैन को बुलाया है, प्रोफेसर को बुलाया है, आप लोगों को भी बुलाया है। इसका मतलब है कि इसीलिए इसका अच्छा प्रोटेक्शन होना चाहिए, कैसे होना चाहिए ये सबको मालूम होना चाहिए। मैंने एक बात कहा, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक रेगुलेटर, प्रत्येक लॉ मेकर, सबका ये कंसेप्ट रहना चाहिए कि हम लोग जो इंटेलेक्चुअल विजिलेंस है उसको अडॉप्ट करके कोलैबोरेटिव एनफोर्समेंट में की तरह जागरूक होंगे, और जो वायोलेट करेगा उसको सबसे स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट मिलना चाहिए। जो बिल्कुल उनको करना नहीं चाहिए। इसे देखिए, ये फेक कोई सामान आ जाता है, मेडिसिन आ जाता है, ये समाज के लिए बहुत दुखद है। एंड दैट इज़ वाई it's extremely necessary there should be collaborative enforcement, so that the people who are committing this crime or people who are getting engaged in this kind of activities, they are eventually faced with their required legal consequences. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसके 4 सब्जेक्ट हैं। मेन जो सब्जेक्ट हैं 4 हैं। एक तो ट्रेडमार्क एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट है, पेटेंट एक्ट है और डिज़ाइन एक्ट है। जहाँ तक ट्रेडमार्क की बात है, इसके अंदर किसी का ब्रांड, किसी की डिवाइस, किसी का सिग्नेचर, कोई न्यूमरल ट्रेडमार्क्स है जैसे 555 है, उस पे बेसिकली राइट प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। इसमें एक है कॉमन लॉ रेमेडी, जिसमें कि रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी रेमेडी ये होती है कि एक आदमी इसको अपने ब्रांड नेम को या अपने सिग्नेचर को या अपनी डिवाइस को या अपने सिंबल को रजिस्टर्ड करवाए। इन दोनों में फ़र्क कितना ही है कि बेसिकली जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसके बेटर राइट हो जाते हैं, प्रजम्पशन होती है कि ये राइट जो है प्रोटेक्ट होने चाहिए कोर्ट में। जहाँ तक कॉपीराइट की बात है, कॉपीराइट जो है लिटरेरी वर्क में प्रोटेक्शन मिलती है इसको, और आर्टिस्टिक वर्क में मिलती है, एंड सिनेमा ऑटोग्राफी में मिलती है। जैसे किसी फिल्म की स्टोरी है, उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है कॉपीराइट एक्ट के अंदर, तो वैसे ही बेसिकली पूरी की पूरी स्टोरी जो उसका जो थीम होता है, कोई आदमी उसको कॉपी नहीं कर सकता। ऐसे ही लिटरेरी वर्क होता है, किसी आदमी ने कोई किताब लिखी, उस किताब में से आइडिया तो लिया जा सकता है। जैसे कि महात्मा गांधी के ऊपर किसी ने बुक लिखी, एनीबडी कैन राइट, एनीबडी कैन टेक द आइडिया। हर एक आदमी को महात्मा गांधी के जीवन के बारे में मालूम होता है कि महात्मा गांधी कहाँ पैदा हुए, कैसे वो एडवोकेट बने। और पर अगर एक आदमी ने किताब लिखी, उस किताब के बेसिकली रेलेवेंट चैप्टर और रेलेवेंट मटेरियल कोई आदमी कॉपी कर लेता है तो वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट होता है। और पेटेंट जो होता है, पेटेंट में 2 तरीके का पेटेंट होता है। एक होता है प्रोसेस पेटेंट, एक होता है प्रोडक्ट पेटेंट। प्रोसेस जैसे कि कोई मशीन बनाता है, उस पे इन्वेंशन करता है तो उसका पेटेंट लेता है प्रोसेस का। प्रोडक्ट का जैसे कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, कोई आदमी इन्वेंशन करता है या इम्प्रूवमेंट करता है तो उसका प्रोडक्ट पेटेंट ले सकता है, उसको कोर्ट में जाके प्रोटेक्ट कर सकता है। उसके पास मोनोपोली राइट्स होते हैं 20 साल के। जिस दिन वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की लगाएगा, 20 साल तक वो उसके मोनोपोली राइट रहेंगे। उसके बाद ये जो पेटेंट होगा पब्लिक डोमेन में आ जाता है, पब्लिक में कोई भी आदमी इसको यूज़ करता है। बॉटल को अगर हम देखें तो इसके अंदर शेप है, इस शेप को बेसिकली डिज़ाइन कहते हैं। इसका कोई ट्रेडमार्क से लेना देना नहीं है, इसको कोई पेटेंट से लेना देना नहीं है, इसका कोई कॉपीराइट से लेना देना नहीं है। जब ये रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो इसके मोनोपोली राइट 15 साल के मिल जाते हैं। 15 साल तक उस डिज़ाइन को कोई आदमी कॉपी नहीं कर सकता, अनलेस कि कोर्ट में ये साबित हो जाए कि इसने खुद ही ये डिज़ाइन किसी और का कॉपी किया।
तो इसीलिए बेसिकली डिज़ाइन एक्ट में भी ये प्रोटेक्शन। अजी मोहतरमा, शुक्रिया आपका कि आप हमें जज साहिबान के पास ले गई, जिसकी वजह से उन सब ने अपने अपने ख़यालात हमसे मुश्तरक किए। इससे पहले कि शाहनवाज आप हमसे ये कहें कि वक्त ख़त्म हो रहा है, हम आपको उर्दू के उन अजीम फ़नकारों को खिराज अकीदत पेश करने ले चलें जिन्होंने उर्दू अदब में एक मुकाम हासिल किया है। तो आइए बिला किसी ताख़ीर के मुलाहिज़ा कीजिए। नींद भी खुली न थी कि हाज धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झर गए कि शाख शाख जल गई। पद्म भूषण से सरफराज, हिंदी और उर्दू के रोशन चराग, कवि, शायर, मुसन्निफ और नगमा निगार गोपाल दास सक्सेना, जो अपने कलमी नाम नीरज से जाने और पहचाने जाते हैं, अब हमारे दरमियान न रहे। 19 जुलाई शाम 7:35 पर दिल्ली के एम्स में वो अपने महबूब हकीकी से जा मिले और हमारे दरमियान एक खला कर गए जिसे दुनिया कभी पुर नहीं कर सकती। गोपाल दास सक्सेना की पैदाइश 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में हुई। उन्होंने अपनी 93 साला जिंदगी में बेशबहा खिदमात अंजाम दिए, जिसके एतराफ़ में उन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सरफराज किया गया। उनके वफात पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने दुख का इजहार करते हुए ट्वीट कर कहा कि उनके किए गए काम सदियों तक याद किए जाएंगे और लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। दिल्ली हुकूमत वज़ीर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट पर उन्हें उनके ही अशार से उनको खिराज अकीदत पेश किया। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे। देश की कई पीढ़ियों के दिल की आवाज़ को गुनगुनाहट में बदलने वाले नीरज जी कारवां लेकर आगे बढ़ गए, लेकिन उनका गुबार सदियों तक कायम रहेगा। वो तरन्नुम, वो अंदाज, वो गीत, वो बात। तारीखदां इरफान हबीब ने भी ट्वीट पर उन्हें उनके ही अशार से याद करते हुए कहा, इतने बदनाम हुए हम तो इस ज़माने में, लगेंगी आपको सदियां हमें भुलाने में, न पीने का सलीका न पिलाने का शऊर, ऐसे भी लोग चले आए हैं मैखाने में। गोपाल दास सक्सेना को बतौर नीरज जिन फिल्मी नगमों ने जिंदाबाद जावेद बनाया, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, लिखे जो खत तुझे, दिल आज शायर है, खिलते हैं गुल यहाँ, फूलों के रंग से रंगीला रे तेरे रंग में, जैसे नगमों को लिखकर हमेशा के लिए लोगों के जहन में महफूज हो गए। मेरा प्यार है चूड़ी जैसा, इसका और न छोड़, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, देखो कभी टूटे नहीं जीवन की ये डोर। नीरज ने फिल्मी नगमों को एक नया रुख दिया और लोगों के ज़ौक़ के एतबार से उन्होंने फिल्मों में नगमा निगारी की, जिसे पूरी दुनिया ता क़यामत याद रखेगी। उन्हें हम उन्हीं के अशार में याद करते हुए खिराज अकीदत पेश करते हैं। प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए, मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। देखिए शाहनवाज, वक्त हमें इस बात की और इजाज़त नहीं देता। जी हाँ, कि हम अपने नाजरीन के साथ कुछ और वक्त गुजारें। देखिए, वक्त किसी का नहीं हुआ है, आप किसी की हो जाएं ये आप पर मुनहसर करता है कि आप किसी की होती हैं या नहीं होती है, मगर ये सच है कि वक्त किसी का नहीं होता। हम अपने नाजरीन से विदा चाहेंगे ही, लेकिन उससे पहले नाजरीन को हम ये बताना चाहेंगे कि वो केवल टीवी सेट पर ही हमसे नहीं जुड़ सकते, बल्कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ सकते हैं, जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर वगैरह। आप वहाँ पे अपनी पसंदीदगी और नापसंदीदगी का भी इजहार कर सकते हैं, अपनी आरा और मशवरों से हमें नवाज भी सकते हैं, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। क्या कहा? कुछ नहीं करना है,
ناظرین، ان کی مراد ہے کہ آپ کو خط نہیں لکھنا ہے، کچھ لفافے پیک نہیں کرنے ہیں، بلکہ آپ کو صرف میل کرنا ہے، اور اس کے لیے ہماری میل آئی ڈی ہے ddurdufeedback@gmail.com۔ اس امید کے ساتھ کہ آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ اور منظر اور اس کے پس منظر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبانوں یعنی شاہ نواز ہاشمی اور سپریہ سکسینہ کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔